Hello everyone, myself Manoj Soni. Today we are going to discuss about the very important topic of non-destructive testing, which is liquid penetrant testing. So let's we start. लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग के बारे में मैं ओवरव्यू आपको देना चाहूँगा कि लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग होती क्या है। एक्चुअली इसे डाई पेनेट्रेंट टेस्टिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी टेस्ट स्पेसिमेन को जिसकी हम टेस्ट कर रहे होते हैं उसके सरफेस डिफेक्ट्स को ये इस लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग के थ्रू हम लोग सरफेस डिफेक्ट को जान पाते हैं, या सरफेस के सब लेयर में अगर कोई डिफेक्ट्स है तो उसके बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। इसमें 5 से 6 स्टेप्स होते हैं, देयर आर सम स्टेप्स, और उन स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग इस लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग के बारे में। लिक्विड पेनेट्रेंट इंस्पेक्शन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डाई पेनेट्रेंट इंस्पेक्शन. इसमें किसी भी टेस्ट स्पेसिमेन में अगर कोई डिफेक्ट्स हैं, कोई क्रैक्स हैं, तो उन क्रैक्स को हम लोग लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग के थ्रू ईजिली पता लगा सकते हैं, और साथ ही साथ इसे हम इस लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग को डाई पेनेट्रेंट टेस्टिंग भी या डाई पेनेट्रेंट इंस्पेक्शन भी कहते हैं। लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग. Penetrant testing can be applied to most of the materials including metallic and non-metallic objects. पेनेट्रेंट टेस्टिंग के लिए हम मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स पर भी हम लोग लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग को अप्लाई कर सकते हैं। मेटेलिक मटेरियल्स इंक्लूड एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, पाउडर्ड मेटल प्रोडक्ट्स, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज एक्सेट्रा. दीज आर दी मेटेलिक मटेरियल्स. नॉन मेटेलिक मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो ये हैं आपके सेरेमिक्स, प्लास्टिक्स, मोल्डेड रबर, कंपोजिट्स, ग्लास एक्सेट्रा. पेनेट्रेंट टेस्टिंग कांट बी अप्लाइड ऑन अ पोरस सरफेस. लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग को हम लोग पोरस मटेरियल पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ये एक्चुअली कैपिलरिटी एक्शन पे ये वर्क करती है. आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. तो पोरस मटेरियल में एक्चुअली लिक्विड को ये लिक्विड एब्जॉर्ब हो जाता है पोरस मटेरियल के थ्रू, और इस वजह से वहाँ पे क्रैक्स हमें शो नहीं हो पाएंगे. इस वजह से पोरस सरफेस में लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग को नहीं किया जा सकता है, नहीं अप्लाई किया जा सकता है. पेनेट्रेंट टेस्टिंग हिस्ट्री. पेनेट्रेंट टेस्टिंग की क्या हिस्ट्री है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं. पेनेट्रेंट फर्स्ट यूज्ड इन 1900 टू डिटेक्ट क्रैक्स इन लोकोमोटिव पार्ट्स. सबसे पहले पेनेट्रेंट टेस्टिंग का जो यूज़ है वो 1900s में किया जाता था, और लोकोमोटिव पार्ट्स के क्रैक्स को जानने में लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग का यूज़ होता था. द मेथड वॉज कॉल्ड ऑयल एंड वाइटनिंग टेस्ट. उस समय इस मेथड को ऑयल एंड वाइटनिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता था. द मेथड यूज्ड डर्टी lubricating oil that was thinned with kerosene followed by application of chalk coating which absorbed oil from the cracks. डर्टी लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ करके और उसमें फिर वाइट चॉक का यूज़ करके हम इस लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग को पहले करते थे, और उसके थ्रू हम लोग क्रैक्स को जानते थे. इन 1940s फ्लोरेसेंट और विजिबल डाई वॉज एडेड टू द ऑयल. उसके बाद 1940s में क्या हुआ, इसमें एडवांसमेंट हुई और फ्लोरेसेंट और विजिबल डाई का यूज़ स्टार्ट किया गया ऑयल में मिला के. पेनेट्रेंट्स and developers. Penetrants and developer is a key point of this liquid penetrant testing. So we have to knowledge about these two terms. So let's we discuss about this penetrants and developer. So the penetrants are mixtures of organic solvents which are characterized their ability to wet materials, spread rapidly and penetrate into minute. पेनेट्रेंट्स का जो मेन काम होता है वो किसी भी मटेरियल को वेट करना होता है, स्प्रेड रैपिडली और तेज़ी से उस मटेरियल के ऊपर फैल जाना होता है, एंड पेनेट्रेट इनटू माइन्यूट, और अगर उसमें कोई क्रैक्स है तो उसमें वो ईजिली पेनेट्रेट कर जाए. ये है आपका पेनेट्रेंट, एंड इट इज़ अ मिक्सचर्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. बात करते हैं डेवलपर की.
Developer is good absorbent material capable of drawing traces trapped penetrants from the discontinuities back into surface. It also provide a light background to increase contrast when visual penetrant is used. होता क्या है, डेवलपर का यूज़ पेनेट्रेंट को, जब भी पेनेट्रेंट किसी भी माइन्यूट में एंटर कर जाता है, पेनेट्रेट कर जाता है, तो डेवलपर का यूज़ उस पेनेट्रेंट को वापस लाने का काम होता है, उसे वापस खींचने का काम होता है, उसको ड्राइंग करने का काम होता है. और इट ऑल्सो प्रोवाइड अ लाइट बैकग्राउंड, और इसके साथ ही साथ जो आपका डेवलपर होता है एक लाइट बैकग्राउंड इंक्रीज लाइट बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो आपका सरफेस होता है जिस पर कि हमें क्रैक्स देखना होता है उसमें कंट्रास्ट हो जाता है, जिससे कि हम इजीली उसे हम देख पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं. आप लोग देख पा रहे होंगे जो पेनेट्रेंट्स है उसकी इमेज यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, अपर साइड पे बनी हुई है, और जबकि डेवलपर की जो है वो आपका राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ बनी हुई है. प्रिंसिपल्स, आइए जानते हैं लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में. तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ऑब्जेक्ट. जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग करनी है वो क्लीन होना चाहिए और साथ ही साथ ड्राई होना चाहिए. देन है अप्लाई पेनेट्रेंट एंड लेट इट पेनेट्रेट. इसके बाद जब इसे क्लीन कर दिया जाता है, देन आफ्टर ड्राई करने के बाद इस टेस्ट ऑब्जेक्ट पे हम लोग पेनेट्रेंट को अप्लाई करते हैं और उसे पेनेट्रेट होने के लिए कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं. थर्ड है आपका रिमूव एक्सेस पेनेट्रेंट. उसके बाद जो भी एक्सेस अमाउंट में पेनेट्रेंट का यूज़ कर लिया जाता है उसे हम लोग रिमूव करते हैं. देन है अप्लाई डेवलपर. इसके बाद जो आपका एक्सेस पेनेट्रेंट है उसे रिमूव करने के बाद हम लोग डेवलपर का यूज़ करते हैं. देन इवेलुएट इंडिकेशंस. उसके बाद जो भी इंडिकेशंस हमें मिलते हैं डेवलपर के यूज़ करने के बाद उनका इवेलुएशन किया जाता है. देन फाइनली जो इसका स्टेप है या प्रिंसिपल है वो है आपका पोस्ट क्लीन टेस्ट ऑब्जेक्ट. जो ये सारी प्रोसेस हो जाती हैं उसके बाद फाइनली इसे क्या करते हैं, पोस्ट क्लीनिंग, इसकी क्लीनिंग की जाती है. बेसिक प्रोसेसिंग स्टेप्स ऑफ अ लिक्विड पेनेट्रेंट इंस्पेक्शंस. कुछ बेसिक प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं, आइए उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे प्री क्लीन पार्ट. दिस कैन range from grinding and wire brushing to merely wiping the part with a rag moistured with the cleaner/remover. The surface needs to be free of dirt, rust, scale, paint, oil and grease and be smooth enough to wipe off the penetrant without leaving residue. प्री क्लीन पार्ट में क्या होता है कि जो भी मान लीजिए किसी भी टेस्ट स्पेसिमेन में अगर कोई क्रैक्स है तो उन क्रैक्स में कोई डर्ट या ग्रीस वगैरह फैला है तो ये लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग आपको करेक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएगा उस क्रैक्स के बारे में. तो इससे पहले कि उसमें हम पेनेट्रेंट या डेवलपर का यूज़ करें उससे पहले वो आपका टेस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो पूरी तरीके से क्लीन होना चाहिए. उसमें किसी भी तरीके की कोई डर्ट, रस्ट, स्केल, पेंट, ऑयल एंड ग्रीस की किसी भी तरीके का कोई भी पार्ट नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर आपका जो लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग है वो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएगा क्रैक्स का. देन है आपका पेनेट्रेंट एप्लीकेशन. वंस द surface has been thoroughly cleaned and dried, the penetrant material is applied by spraying, brushing और immersing the part in a penetrant bath. जब पूरी तरीके से टेस्ट ऑब्जेक्ट को क्लीन कर लिया जाता है, उसके बाद उसे सुखा लिया जाता है, ड्राई कर लिया जाता है, उसके बाद बारी आती है पेनेट्रेंट का यूज़ करने की, पेनेट्रेंट को अप्लाई करने की. जब क्लीन एंड ड्राई हो जाता है उसके बाद पेनेट्रेंट को अप्लाई किया जाता है. और पेनेट्रेंट को हम लोग अप्लाई अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे स्प्रेइंग कर सकते हैं, ब्रशिंग के थ्रू कर सकते हैं, या उस टेस्ट ऑब्जेक्ट को उस पेनेट्रेंट में हम लोग पूरा इमर्ज भी कर सकते हैं. आप लोग देख पा रहे होंगे इस इमेज में ये आपकी सॉलिड है, उस पर देखिए लिक्विड ये पेनेट्रेंट को अप्लाई किया गया है. और ये देखिए कोई क्रैक्स है जिसके बीच में ये आपका जो लिक्विड पेनेट्रेंट है वो एंटर कर रहा है, एक तरीके से माइन्यूट में पेनेट्रेट कर रहा है. ये देखिए इस वाले इमेज में आप लोग देखिए इसमें जो ये लिक्विड है और ये देखिए ये आपका क्रैक्स हो गया है, ये इस क्रैक्स में ये आपका एंटर कर रहा है. थर्ड पॉइंट है आपका पेनेट्रेंट ड्वेल. द पेनेट्रेंट इज लेफ्ट ऑन द सरफेस फॉर अ सफिशिएंट टाइम
to allow as much penetrant as possible to be drawn from or to seep into a defect. पेनेट्रेंट को अप्लाई करने के बाद कुछ समय के लिए उसे एज इट इज ही रहने देते हैं ताकि ये जो पेनेट्रेंट है वो उसके क्रैक्स में प्रॉपरली एंटर कर जाए, या जितनी भी माइन्यूट्स हैं उसमें प्रॉपरली एंटर कर जाए, ताकि जब डेवलपर का यूज़ हो तो हमें पूरे के पूरे जितने भी क्रैक्स हैं वो ईजिली हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ. पेनेट्रेंट ड्वेल टाइम इज़ द टोटल टाइम दैट द पेनेट्रेंट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द पार्ट सरफेस. ड्वेल टाइम एक ऐसा टाइम है जिसमें जो पेनेट्रेंट होता है वो पूरे टाइम उस जो भी आपका टेस्ट ऑब्जेक्ट है उसके पूरे कॉन्टैक्ट में वो रहता है. ड्वेल टाइम्स आर यूजुअली रिकमेंडेड बाय द penetrant producers or required by the specification being followed. The times vary depending on the application, penetrant materials used, the material, the form of the material being inspected. कितने टाइम के लिए हमें ड्वेल टाइम देना चाहिए ये कई बातों पे डिपेंड करता है, जैसे कि कौन सा मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कि कैसी टेस्टिंग चल रही है, इस बात पे ये सारी बातें डिपेंड करती हैं. मिनिमम ड्वेल टाइम्स टिपिकली रेंज फ्रॉम 5 to 60 मिनट्स. जो मिनिमम ड्वेल टाइम है वो 5 to 60 मिनट्स के बीच का होता है. जनरली देयर इज़ नो हार्म इन यूजिंग अ लॉन्गर पेनेट्रेंट ड्वेल टाइम एज लॉन्ग एज अ पेनेट्रेंट इज़ नॉट अलाउड टू ड्राई. आप पेनेट्रेंट को ड्वेल टाइम दे सकते हैं जितना आप दे पाएँ, बट एक चीज़ का ध्यान ये रखा जाए कि वो ड्राई ना होने पाए. अगर पेनेट्रेंट ड्राई हो गया तो फिर उसे डेवलपर के थ्रू ड्राइंग करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है और वो फाइनली आपका जो लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. इसलिए उतना ही आइडियल टाइम या ड्वेल टाइम हम दें जितनी देर वो ड्राई हो ना पाए. ड्राई होने से पहले पहले हम उसे डेवलपर का यूज़ कर लें. द आइडियल ड्वेल टाइम इज़ ऑफन डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटल एंड मे बी वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन. और ये जो ड्वेल टाइम होते हैं ये एक्सपेरिमेंटली हमारे पास आते हैं. एक्सपेरिमेंटली हम जान पाते हैं कि किस टेस्टिंग में हमें कितना टाइम देना चाहिए ड्वेल पीरियड के लिए. एक्सेस पेनेट्रेंट रिमूवल. This is the most delicate part of the inspection procedure because the excess penetrant must be removed from the surface of the sample while removing as little penetrant as possible from defects. Depending on the penetrant system used, this step may involve cleaning with a solvent, direct rinsing with water, or first treating the part with an emulsifier and then rinsing with water. पेनेट्रेंट का टेस्ट ऑब्जेक्ट पे यूज़ करने के बाद उसे अप्लाई करने के बाद जो भी एक्सेस आपका पेनेट्रेंट होता है उसका रिमूवल की ज़रूरत पड़ती है. अगर एक्सेस पेनेट्रेंट को अगर हम रिमूव नहीं करेंगे तो देन जो डेवलपर का अगर हम यूज़ कर देंगे विदाउट एक्सेस रिमूवल पेनेट्रेंट तो डेवलपर पूरी तरीके से जो भी क्रैक्स हैं जिसके अंदर पेनेट्रेंट जा चुका होगा उसे वो वापस नहीं ला पाएंगे. और अगर ला भी पाएंगे तो एक तरीके से वहाँ पे जो इमेजिंग होगी, डेवलपर जो भी एक लाइट क्रिएट करेगा वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी और वो एक तरीके से मिस गाइडेंस के रूप में हमें पता चलेगा और क्रैक्स का सही तरीके से आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा. इस वजह से पेनेट्रेंट को यूज़ करने के बाद मटेरियल के ऊपर जो भी ड्वेल टाइम दिया जाता है वो ड्वेल टाइम इसीलिए दिया जाता है कि जो आपका पेनेट्रेंट है वो क्रैक्स में प्रॉपरली फिल हो जाए ताकि डेवलपर उसे वहाँ से निकाल पाए और हमें वो क्रैक्स ईजिली दिख सकें. इसलिए जो भी एक्सेस पेनेट्रेंट होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है सरफेस के ऊपर से. Developer application. A thin layer of developer is then applied to the sample to draw penetrant trapped in flaws back to the surface where it will be visible. Developers come in a variety of forms that may be applied by dusting, dipping or spraying. Developer application. एक्सेस रिमूवल ऑफ पेनेट्रेंट के बाद डेवलपर का यूज़ किया जाता है. डेवलपर का यूज़ इसलिए किया जाता है सरफेस के ऊपर, और डेवलपर क्या करता है उस क्रैक्स में एंटर करके वो जो भी आपका पेनेट्रेंट होता है ऑलरेडी जो पेनेट्रेट कर गया होता है उन क्रैक्स में उन्हें वो बाहर निकाल के और वहाँ पे हमें एक लाइट शो हो जाती है, एक तरीके से एक कलर शो हो जाता है. वो वहाँ पे हमें ईजिली पता चल पाता है कि यहाँ पे डिफेक्ट्स है इस सरफेस के इन पार्ट्स पे या इन लोकेशन पे वो डिफेक्ट्स हैं. Evaluate indications. It is critical to examine the part within the time frame designed in the written procedure. Length of an indication can grow over time as penetrant bleeds out.
causing an acceptable indication to be a rejectable defect. Length of indication is measured for evaluation, not length of the flaw. Here the two linear indications are rejectable defects. The round indication is non-relevant. इवेल्युएशन ऑफ इंडिकेशंस का मतलब यही है कि जब भी हम पेनिट्रेंट का यूज़ करते हैं किसी भी टेस्ट स्पेसिमेन को टेस्ट करने के लिए, तो जब भी वो उसके क्रैक्स में एंटर कर जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है, देन फर्दर अगर हम डेवलपर का यूज़ करके उसे हम एक तरीके से विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन अगर उनसे बाहर निकालते हैं, तो क्या होता है कि समटाइम्स कि किसी क्रैक में पेनिट्रेंट कितना चला गया, किसी क्रैक्स में कितना चला गया, तो कि जब डेवलपर का यूज़ करने के बाद वो पेनिट्रेंट जब बाहर सरफेस पे आता है तो कितने टाइम पे वो आ रहा है या ज़्यादा आ जा रहा है, मतलब सपोज इट वो जो लेंथ मिलेगी आपको सरफेस पे वो एग्जैक्टली आपको वो शो नहीं करेगी कि इतनी लेंथ का ही वहाँ पे क्रैक्स है, वो कम ज़्यादा भी उसका हो सकता है। बात करेंगे पोस्ट क्लीन पार्ट की। द पार्ट needs to be cleaned to remove all developer after it has been evaluated. पोस्ट क्लीन पार्ट में फाइनली जो कि प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका होता है डेवलपर का यूज़ करने के बाद, उसके बाद में भी जो भी पेनिट्रेंट एंड डेवलपर का कोई भी पार्ट अगर उस मटेरियल पे होता है तो उसे क्लीन किया जाता है। कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लेने की ज़रूरत है लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन में। कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए? सेफ्टी प्रिकॉशन में पहला आता है फ्लेमेबिलिटी। यूज़ एग्जॉस्ट फैंस टू डिस्पर्स वेपर्स। हमें एग्जॉस्ट फैंस का यूज़ करना चाहिए क्योंकि फ्लेमेबल होते हैं ये आपके पेनिट्रेंट, और ताकि इसके जो वेपर्स हैं उन्हें एग्जॉस्ट कर दिया जाए या एग्जिट करा दिया जाए बाहर की तरफ। इग्निशन सोर्सेज मस्ट बी अवॉइडेड। किसी भी टाइप का कोई इग्निशन सोर्स नहीं होना चाहिए। अगर कोई इग्निशन सोर्स होगा तो इन फ्लेमेबल वेपर्स की वजह से वहाँ पे आग लगने की संभावना बढ़ सकती है। स्किन इरिटेशन, वियर ग्लव्स टू प्रोटेक्ट हैंड्स। हमें प्रॉपर तरीके से हैंड्स ग्लव्स जो होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये स्किन इरिटेशन से हो सकती है। वियर सेफ्टी ग्लासेस टू प्रोटेक्ट आइज फ्रॉम स्प्लैशिंग। कभी किसी चीज़ की छींटे ना आँखों पर पड़ जाए, इसके लिए हमें ग्लासेस को पहनना चाहिए। अल्ट्रा वायलेट लाइट, लैम्प्स गेट हॉट, बी कॉशंस। जो आपके लैम्प्स होते हैं बहुत ही गर्म होते हैं, उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रिपोर्ट मिसिंग और क्रैक्ड filter on lamps. Ultraviolet rays can cause sunburn and eye damage if filters not used or not functional. Ultraviolet rays जो है वो आपको ज़्यादा हार्म पहुंचा सकती है, इसके लिए आपको स्पेशल प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होगी। Typical applications of liquid penetrant inspection. There are some various important applications of liquid penetrant inspection which are here. So let's we talk about it. First one is aerospace. Typical components that are checked by this method include turbine, rotor disc, blades, aircraft wheels, casting, forged parts and welded assemblies. एरोप्लेन के ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनका जो है एनडीटी में लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के थ्रू उनके क्रैक्स को, उनमें क्रैक्स हैं या नहीं, इस चीज़ के बारे में जान सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इसका बहुत यूज़ होता है लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का। Many automotive parts, particularly aluminum casting and forging, including pistons and cylinder heads, are subjected to this form of quality checks before assembly. Assembly से पहले इन सारे parts का हमें चेक जरूर कर लेना चाहिए with the help of liquid penetrant testing. रेलवे में लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का बहुत ही यूज़ होता है उनके क्रैक्स को आइडेंटिफाई करने में। Liquid penetrant inspection to detect fatigue cracking is also used for the regular in-service examination of the bogie frames of railway locomotive and the rolling stock. Fourth one is tool and dies. Field drilling rays, drill pipes, castings and drilling equipment inspected by this methods. Inspection on reactors and tanks. Tanks, vessels, reactors, piping, dryers, इन द केमिकल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में या वेसल्स रिएक्टर्स वगैरह में लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का यूज़ करके हम किसी भी अनविलिंग एक्सीडेंट से हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं और उससे बच सकते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस के बारे में। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ लिक्विड पेनिट्रेंट मेथड। सबसे पहले एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव।
जो कि उतना इसमें इकोनॉमिकल है, उतना खर्च नहीं आता है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, स्टेप्स बहुत सिंपल हैं, नॉर्मल स्किल पर्सन भी कर सकते हैं। वर्सटाइल एंड पोर्टेबल, पोर्टेबल है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इनके ऑब्जेक्ट्स को या जो भी इक्विपमेंट है वो ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। अप्लीकेबल टू फेरस, नॉन मैग्नेटिक एंड कॉम्प्लेक्स शेप्ड मटेरियल्स विच आर नॉन पोरस एंड ऑफ एनी डायमेंशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि नॉन पोरस मटेरियल को लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के थ्रू उनके क्रैक्स में आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते हैं। डिटेक्ट क्रैक्स, सीम्स, लैक ऑफ बॉन्डिंग एक्सेट्रा। क्रैक्स, सीम्स या लैक ऑफ बॉन्डिंग को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। कुछ लिमिटेशंस भी हैं लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन के। फर्स्ट वन इज डिटेक्ट सरफेस फ्लॉस, जो कि सरफेस फ्लॉस हैं केवल उन्हें ही डिटेक्ट कर सकते हैं। सब लेयर या उसके इंटरनल पार्ट्स में अगर कोई क्रैक्स हैं तो उन्हें नहीं पता लगाया जा सकता है। नॉन पोरस सरफेस फॉर मटेरियल, नॉन पोरस सरफेस को भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं उनके क्रैक्स को। सरफेस क्लीनिंग बिफोर एंड आफ्टर इंस्पेक्शन, क्लीनिंग नेसेसरी है, अगर आप टेस्ट को स्टार्ट करने जा रहे हो तब भी और जब टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया हो तब भी। एक समय जब टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया हो तो हो सकता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत है तो वो चलिए बाद में हो जाएगा, बट टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर तरीके से उसकी क्लीनिंग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्रैक्स आपको आइडेंटिफाई करेक्टली नहीं हो पाएंगे जब तक कि अगर वो पार्ट आपका क्लीन ना हो। डिफॉर्म्ड सरफेसेस एंड सरफेस कोटिंग प्रिवेंट्स डिटेक्शन। समटाइम्स कभी कभी किसी मटेरियल के ऊपर कोटिंग होती है जिसकी वजह से भी हम प्रॉपर तरीके से क्रैक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये था लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर